देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। बजट को देखने और समझने के बाद बाजार का आज असली रिएक्शन दिखेगा बजट पर। और वैसे शनिवार को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में बजट के बाद बाजारों ने हरे निशान के साथ क्लोजिंग दी। आज बड़ा सवाल है कि क्या ये बजट बाजार में आज नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा और तेजी के मोमेंटम को बरकरार रखेगा, और ऐसे में कहां है आपके लिए ट्रेडिंग और निवेश के मौके, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षा सावंत। बाजार के लिए जो इंडिकेशन SGX निफ्टी और एशिया बाजार से आ रहा है वो अच्छी खासी मजबूती का है। SGX निफ्टी इनफैक्ट 9000 के लेवल्स के पास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। 100 पॉइंट की बढ़त, तो उम्मीद यही है कि इसी बुलिश मोमेंटम के साथ आज भारतीय बाजारों में भी खरीदारी होती हुई दिखाई देगी। फ्राइडे के सत्र में लोगों ने पार्टिसिपेट जरूर किया है, लेकिन आज बारी होगी उन तमाम FIIs की बाजार में अपना रिएक्शन दिखाने की इस पूरे बजट पर, और उम्मीद यही है इसीलिए हम वो हायर ग्राउंड की तरफ रुक करते हुए दिखाई देंगे। अनिल, जिस तरह के FII ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी रिपोर्ट्स निकाली है, चाहे वो CLS हो, बार्कलेस हो, डॉयचे बैंक हो, वो सब कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में एक फैंटास्टिक बजट है, ग्रोथ वाला बजट है। ऐसे में उम्मीद करना ठीक होगा कि FIIs अब और भी कॉन्फिडेंट होकर इस मार्केट को खरीदेंगे। अनडाउटेबली इसमें कोई शक नहीं कि FIIs को ये बजट पसंद आएगा। और काफी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भले कैमरा के सामने ना कहें, लेकिन कह रहे हैं कि ये बजट ही FIIs के लिए बनाया गया है। या इतने पॉजिटिव्स FIIs के लिए साफ तौर पर दिख रहे हैं। गार का टलना, और वो भी इस कंडीशन के साथ कि 1 अप्रैल 2017 के बाद वाले मामलों पर ही गार लागू किया जाएगा, ये एक बड़ा रिलीफ है। इसके अलावा किसी तरह का कोई नेगेटिव रिलीफ नहीं। इनफैक्ट काफी हद तक मैट FIIs पर मैट लगने का जो एक कंफ्यूजन था, जो काफी ऐसे टैक्स लिटिगेशन हुए थे, इस बजट में क्लैरिटी कर दी गई कि FIIs पर मैट नहीं लागू होगा। ये उनके लिए एक बड़ा सेंटिमेंटल पॉजिटिव माना जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली FIIs जो देखना चाहते थे कि भले आप फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा थोड़ा बढ़ा दें, लेकिन अगर आप खर्चा करने के लिए तैयार हैं, ये FIIs को पसंद आता हुआ दिख रहा है। साफ तौर पर ग्रोथ पर पुश जो दिख रहा है, ईज ऑफ डूइंग सरकार की तरफ से जो एफर्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की जो कोशिश सरकार की तरफ से इस बजट में होती हुई दिख रही है। तो अगले 4-5 सालों का रोड मैप अगर देखें, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स में कमी और दूसरे जो प्रोविजंस किए गए, उनको देखकर ऐसा लगता है कि FIIs ब्रोकरेज हाउस साफ तौर पर बाजार पर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। और उसका इंडिकेशन शायद 2 दिन पहले से आता हुआ नजर आया, जिस तरह की दमदार खरीदारी के साथ FIIs बाजार में उतरे हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमने देखा काफी एक्शन देखने को मिला है, काफी बड़े पैमाने पर वो फंड फ्लो होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ओवरऑल अनिल, हमने देखा है मार्केट ने थोड़ा बहुत अपना रिएक्शन दिखाने की कोशिश की। काफी वॉलेटाइल था मार्केट, क्योंकि बजट समझने में भी लोग टाइम लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा 8900 के ऊपर समाप्ति देखने को मिली। अब भारतीय पार्टिसिपेंट्स जो रिटेल प्लेयर्स की वॉइस है, उसमें कितना कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है? क्या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने सैटरडे को थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की है, क्या वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदारी करेंगे या नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल होगा आज। बिल्कुल, और साफ तौर पर ऐसा लगता है कि भले आंकड़े आपको शनिवार के स्पेशल सेशन के पॉजिटिव नजर आने की 600 करोड़ की FIIs ने खरीदारी की है, लेकिन ग्रोस आंकड़े आप देखिए, मुश्किल से 1400 करोड़ की खरीदारी और 800 करोड़ की बिकवाली। जनरली FIIs के आंकड़े काफी बड़े होते हैं। शुक्रवार के सेशन में देखिए 9000 करोड़ की ग्रोस खरीदारी की। इसका मतलब ये कि FIIs का एक्शन आज से शुरू होने वाला है इस बजट पर। और इसी पर चर्चा करते हैं। देश की सबसे बड़ी FII यहां पर मॉर्गन स्टैनली, और मॉर्गन स्टैनली के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उन्हीं से शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और जानने की कोशिश करते हैं रिदम कितना बुलिश है इस वक्त बाजार पर इस बजट को देखने के बाद। रिदम, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास दिन जुड़ने के लिए। आपके चेहरे पर जो स्माइल दिख रही है, मैं समझ रहा हूं कि आपको बजट काफी पसंद आता नजर आ रहा है। आपका भी धन्यवाद अनिल जी। गुड मॉर्निंग आपके सभी दर्शकों को। नहीं, आई थिंक बजट अच्छा था, स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा था। बजट में मुझे 3 कारण दिख रही है स्टॉक मार्केट की तेजी के लिए। पहली बात तो ये है कि सरकार ने इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग काफी बढ़ा दिया है, 30% से बढ़ा दिया है, तो उससे लेके अर्निंग्स पे काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा तो ये व्यू बनता है कि आगे जाके अगले 2 साल में करीबन 24% से अर्निंग्स ग्रोथ होगा। कंसेंसस का व्यू है कि 15 या 17% के आसपास रहेगा, तो हमारा आउट ऑफ कंसेंसस व्यू है। और ये इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग से मुझे लग रहा है कि कंसेंसस को अपने अर्निंग्स जो एस्टिमेट है वो बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरी बात है कि ये बजट में फाइनेंशियल सेविंग्स को बड़ा बूस्ट मिला है।
तो आज आप देख रहे हो पिछले 9-10 महीनों से हमारे यहाँ डोमेस्टिक जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो इक्विटी में आ रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद। तो ये जो ट्रेंड है मेरे हिसाब से ये बजट से और रीइंफोर्स हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। गोल्ड बॉन्ड का स्कीम जो अनाउंस किया है सरकार ने, जो सोशल सिक्योरिटी नेट अनाउंस किया है, इसे लेके मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल सेविंग्स पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और तीसरी बात जो है बजट में वो है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी मेहनत से छोटी छोटी बातों पे गौर किया है, जैसे कि एफआईएस पे मैट प्रोविजन लागू नहीं होगा। जो ऑफशोर में बैठे फंड मैनेजर्स, इंडियन फंड मैनेजर्स जो इंडिया में नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको टैक्स की चिंता थी, उनको भी टैक्स की चिंता से दूर कर दिया है। या तो फिर उन्होंने बैंक्रप्सी कोड का एक नया लॉ पास करने की अनुमति दे दी है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में कॉर्पोरेट टैक्स रेट 5% से कम होंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे लगता है इससे एक मीडियम टर्म विजन निकलता है जो हमें बहुत जरूरी था। और ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात चल रही है दिल्ली में, उससे आई थिंक उसको बहुत एक बड़ा पुश मिलता है। तो ये 3 चीजों के कारण मुझे लग रहा है ये जो शेयर बाजार में तेजी है वो बरकरार है। ग्लोबल सिचुएशन भी अच्छा है, तो उसे लेके आई थिंक इक्विटीज में तेजी बरकरार रहेगी। जी, एक और काफी बड़ी ऐलान जिस पर सभी की नजरें थी वो गार का टलना 2 सालों तक, और यहाँ पर इंडिकेशन तो यही है रेट्रोस्पेक्टिवली इसे लागू नहीं किया जाएगा। रिदम, ये कितना बड़ा पॉजिटिव है निवेशकों के लिए, और क्या हम फिर उम्मीद करें कि बड़े साइज में वो पैसा भारत की तरफ अब चैनल होगा? नहीं, बिल्कुल ये गार का भी बात है। जो मैंने कहा कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी गौर से देखा है टैक्स लॉ में, जो आजकल जिसके कारण इंडिया में लिटिगेशन जो सब लिटिगेशन हो रहा है, और जिसके कारण कॉर्पोरेट इंडिया को और दुनिया के अलग अलग कॉर्पोरेट्स को जो परेशानी हो रही थी, उस परेशानी को दूर करने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में मेहनत की है, आई थिंक इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा वो दोनों एफडीआई और एफआईआई पे। अब देखिए, उन्होंने एफडीआई और एफआईआई के जो लिमिट्स है उसको भी मर्ज कर दिए हैं। तो ये सब चीजों को लेकर आई थिंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफी असर पड़ेगा, और ये दिख रहा है उनका एक रिजॉल्व है कि इंडिया शुड बिकम अ फ्रेंडलियर प्लेस टू डू बिजनेस। तो ये जो रिजॉल्व है प्रधानमंत्री का, वो ये बजट में दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स इस पे असर पड़ेगा, और आई थिंक एफडीआई फ्लोज इंप्रूव होने चाहिए इंडिया में। चूंकि पिछला क्वार्टर कमाई के लिहाज से कंपनियों के लिए काफी बुरा रहा है, आप ये कहें कि अर्निंग एस्टिमेट्स बढ़ने की पूरी संभावना है अगले 2 सालों में, तो क्या ये कहें कि अगले 2 तिमाहियों में भले कॉर्पोरेट रिजल्ट सुधरे नहीं, तब भी बाजार इनको नजरअंदाज करेगा? एफआई जो पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2-3 हफ्तों में थोड़ा सा अपने हाथ खींचते हुए नजर आए, अब उससे उबर कर क्या आपको लगता है कि फ्लोज ज्यादा स्ट्रांग होंगे, रिजल्ट पर नजर कम होगी, बड़े मैक्रो डेवलपमेंट्स पर ज्यादा फोकस होगा? ये आपने आखिरी में कहा था, वो सुनाई नहीं दिया मुझे। क्या मैक्रो डेवलपमेंट्स पर ज्यादा फोकस होगा और कंपनियों की कमाइयों पर फोकस कम रहेगा बाजार का अगला 1 से 2 तिमाहियों के लिए? नहीं, वो तो रहा ही है। अगर आप देखिए पिछले क्वार्टर में अर्निंग्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, फिर भी मार्केट में ज्यादा करेक्शन नहीं आया है। थोड़ा सा करेक्शन आया था फरवरी की शुरुआत में, क्योंकि जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा रहा था। तो मेरे ख्याल से ये जो शेयर बाजार है वो 12 महीने आगे का हाल देखता है। आज जो चल रहा है इकोनॉमी में उस पर ज्यादा गौर नहीं है। तो इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल जिसे कहते हैं। तो आज से 12 महीने के बाद क्या होगा हाल कॉर्पोरेट इंडिया का, उस पर गौर है। तो हमें ऐसा लगता है कि आज मैक्रो पे फोकस हो रही है। एक्चुअली बाजार अगले 12 महीने के बाद जो अर्निंग्स है उस पर फोकस कर रहा है, और बाजार का व्यू बनता है कि अगले 12 महीने के बाद अर्निंग्स का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा और वो अच्छा हो जाएगा, इसीलिए आज तेजी है। तो आप 12 महीने के बाद देखोगे कि अर्निंग्स अच्छा हो गया, तो वो फिर मार्केट उस वक्त उसके बाद के 1 साल का व्यू पकड़ेगा। तो आई थिंक ऑफ कोर्स मार्केट का मैक्रो पे नजर है और रहनी ही चाहिए, क्योंकि मैक्रो से पता चलता है कि अर्निंग्स का क्या हाल होगा, और अर्निंग्स का हाल मुझे लग रहा है कि अगले 6-8 महीनों में काफी इंप्रूव हो जाएगा, काफी सुधार आ जाएगा।
जी, और मैक्रो की बात करते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर थ्रस्ट है, 70,000 करोड़ का निवेश की बात यहाँ पर सरकार ने की है। उम्मीद यही है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर भारतीय निवेशक, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी हिस्सा लेंगे भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए। उस लिहाज से क्या ये स्पेस ड्राइवर रहेगा अर्निंग्स ग्रोथ के लिए या फिर मार्केट रिटर्न्स के लिहाज से भी? रिदम, बिल्कुल, कुल मिला के 1,30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात हुई है बजट के अंदर और बजट के बाहर। मतलब कुल मिला के करीबन 5,15,000 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से अगले साल इन्वेस्टमेंट्स होगा। उसके ऊपर आप स्टेट्स का भी जोड़ देना, क्योंकि स्टेट्स के पास आज रेवेन्यू फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। जो नए फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस अडॉप्ट कर दिए हैं सरकार ने, उसे लेके स्टेट्स को भी पैसा मिलेगा। तो आप देखिए आज महाराष्ट्र में जो हो रहा है और जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं महाराष्ट्र में, वो कंप्लीटली फोकस्ड है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव करने के लिए। तो उनके पास आज ज्यादा रेवेन्यूज आएंगे, तो उनको भी इससे बेनिफिट मिलेगा। तो वो कुल मिला के आई थिंक अगले 12 या 18 महीनों में इन्वेस्टमेंट साइकिल टर्न होगा गवर्नमेंट के खर्चे के कारण। मुझे लगता है प्राइवेट क्षेत्र से इन्वेस्टमेंट थोड़ी धीमी गति से आएगा। प्राइवेट क्षेत्र में आज भी, जैसे हमने पहले बात बताई, कि अर्निंग्स उतने अच्छे नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी उतनी अच्छी नहीं है। तो जब ये रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव होगी तब जाके प्राइवेट क्षेत्र से भी इन्वेस्टमेंट आएगा। ये इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से बिल्कुल सही है कि सरकार ने आज बड़ा इन्वेस्टमेंट पुश दिया है। वही इन्वेस्टमेंट पुश से अर्निंग्स इंप्रूव होगा, आरओई इंप्रूव होगी और फिर आगे जाके प्राइवेट सेक्टर भी डालेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारे बुलिश होने का, क्योंकि इससे अर्निंग्स पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगले 12-18 महीनों में। लेकिन एक और बड़ा फैक्टर जिस पर बाजार की अब नजर होगी रिदम, और आपकी फेवरेट प्लेस भी रही है, वो है बैंक्स। और क्या लगता है अब आरबीआई गवर्नर इस बजट को देखने के बाद, और चूंकि सब लोग कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट और डिसिप्लिन के जो आंकड़े दिख रहे हैं वो काफी रिलायबल हैं, ऐसे में क्या अगली पॉलिसी तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? लोग तो यहां तक बातें कर रहे हैं कि शायद आज शाम को ही या फिर इसी हफ्ते सरप्राइज आ जाए रेट कट का। अनिल जी, मेरा मानना है कि ये बजट के बाद 2 रिस्क फैक्टर्स रहे इंडिया के लिए। पहला रिस्क फैक्टर है कि जो स्टेट ओन्ड बैंक्स है उनका रिकैप अभी तक हुआ नहीं है। अब पिछले साल सरकार का अनुमान था कि 11,000 करोड़ का रिकैप होगा और हुआ सिर्फ 7,000 करोड़ का। अगले साल का बजट है कि 8,000 करोड़ होगा। अब सरकार का खुद का अनुमान है कि स्टेट ओन्ड बैंक्स को करीबन $40 बिलियन का रिकैप चाहिए। मतलब कुल मिला के 2.5 लाख करोड़ की बात है। अब कुल 15,000 करोड़ का रिकैप हो रहा है। तो जो रिकैप उनको चाहिए उसके हिसाब से, उसकी तुलना में उनको बहुत ही कम मिल रहा है। अफकोर्स थोड़ा बाजार से भी पैसा रेज होगा, एसबीआई ने किया है और आगे जाके और बड़ी बैंक्स करेगी। लेकिन ये जो रिकैप नहीं हो रहे हैं एसओई बैंक्स, उससे लेके आई थिंक एक रिस्क फैक्टर है कि अगले क्रेडिट ग्रोथ साइकिल में एसओई बैंक्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। वो संभावना है और उसके कारण क्रेडिट ग्रोथ पे भी थोड़ा असर आ सकता है और ग्रोथ पे भी असर आ सकता है। तो ये एक चीज है। दूसरी जो बात है और जो आपने पूछा उस क्वेश्चन के बारे में कि इंडिया की जो करेंसी है, रुपया जो है, वो आज बाकी देशों की तुलना में आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, तेजी में है। तो आप अगर नॉमिनल बेसिस पे देखिए, एब्सोल्यूट बेसिस पे देखिए, तो ट्रेड वेटेड बास्केट जो इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनकी तुलना में रुपया सितंबर 2013 से 10% बढ़ गया है। और अगर रियल इफेक्टिव बेसिस पे देखें, मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखें, तो आज रुपी ऑल टाइम हाई पे है। तो ये जो रिस्क है, इस पे ग्रोथ पे असर आ सकता है, नेगेटिव असर आएगा। और इससे लेके ये जरूरी है कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स कटे। हमारा तो ये व्यू है कि आज ये साल में कुल मिला के 150 बेसिस पॉइंट, 1.5% रेट्स कटेंगे। अब तक हुए हैं 25 बेसिस पॉइंट्स, मतलब आगे जाके और 125 बेसिस पॉइंट्स रेट काटना है। अब आज शाम को होगा या अगले महीने में होगा ये कहना मुश्किल है। वो टाइमिंग में, उस टाइमिंग के क्वेश्चन में मुझे गौर नहीं करना है, लेकिन रेट्स तो काटने ही है सेंट्रल बैंक को। फिस्कल डेफिसिट का जो आपने नंबर बताया वो पिछले नंबर के गाइडेंस के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग है सरकार की वो बहुत ही अच्छी है और आरबीआई की नजर होगी क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग पे। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बड़ी है,
नहीं तो सब्सिडी या दूसरी स्पेंडिंग सब कम हुई है। तो उससे लेके आई थिंक इन्फ्लेशन जो है, जो पिछले 3-4 साल से बहुत परेशान कर रहा था सेंट्रल बैंक को, वो अब मेरे हिसाब से कंट्रोल में आ गया है और 5%, 5.5% का जो इन्फ्लेशन है वो मेरे हिसाब से अभी के लिए टॉप बन गया है। तो आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स आई थिंक सेंट्रल बैंक जरूर काटेगा और उम्मीद है कि शायद वो आज नहीं तो इसी हफ्ते के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। एक काउंटर एक और इसके साथ ही क्वेश्चन रिदम आपसे ये लेना चाहता हूँ। 7 अप्रैल को पॉलिसी है, भले ही पहले काटे या पॉलिसी में काटे, लेकिन क्या ये अब फ्रंट लोडिंग का वक्त आ गया कि अब क्वार्टर बेसिस पॉइंट ना मिले, 0.5% तुरंत कर दिया जाए? और चूंकि आप कह रहे हैं कि इस साल 125 बेसिस पॉइंट 1.25% कट होना है, तो फिर 0.5% अभी क्यों नहीं हो सकता है? अनिल जी देखो, इसलिए वो क्या है कि शॉर्ट टर्म पे इस पे स्पेकुलेट करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन 2015 के साल में आरबीआई को रेट्स काटने हैं और बड़े जोर से काटने हैं। पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक रेट काट रहे हैं। देखो वीकेंड में चाइना ने भी काट दिया इंटरेस्ट रेट, तो ये प्रेशर बना रहेगा। ग्लोबली एक डिफ्लेशन का माहौल है, डिसइंफ्लेशन का माहौल है, तो सभी जगह सेंट्रल बैंक रेट काट रहे हैं। बहुत सारे देशों में तो आज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो गया है। तो ये इसे देख के जो इंडिया के इंटरेस्ट रेट है वो काफी हाई है और ये कटेंगे, क्योंकि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो अभी कंट्रोल में आ गया है। गौर की बात यह है कि पिछले 12 महीनों में सरकार ने बहुत मेहनत करके इन्फ्लेशन का दर नीचे लेके आए हैं। सेंट्रल बैंक ने भी बहुत मदद की है क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव रहे। तो ये दोनों ने मिलकर आज अपना जो इन्फ्लेशन जीनी है उसको एक बॉटल में बंद कर दिया है। तो अभी इंटरेस्ट रेट्स गिरने चाहिए। अब अप्रैल को 25 बेसिस पॉइंट्स कटते हैं या 50 बेसिस पॉइंट कटते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि इंटरेस्ट रेट्स बड़े जोर से घटेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। इन्फ्लेशन कम होना एक बड़ी राहत की बात भी रहेगी। लेकिन रिदम कंज्यूमर स्पेंडिंग, इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स में हमने देखा है ज्यादातर निवेशकों का नजरिया यही रहा है कि हम एक बहुत स्ट्रांग कंज्यूमर मार्केट है और उसी थीम पर लगातार सालों साल प्ले होता हुआ दिखाई दिया है। क्या वो थीम और भी अट्रैक्टिव रहेगी गोइंग फॉरवर्ड, कंसिडरिंग कुछ सेक्टर्स के लिए एक्साइज ड्यूटी हाइक हुई है, सर्विस टैक्स बढ़ा है? किशोर बियानी जैसे कोर कंज्यूमर प्लेयर्स ने कहा है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग पर झटका लग सकता है। क्या मार्केट्स उस लिहाज से थोड़े कॉशियस रहेंगे इस स्पेस पर, या फिर आपको लगता है ये एक स्टोरी है जो कंटिन्यू करेगी बढ़ना लगातार डिस्पाइट द मार्जिनल सर्विस टैक्स हाइक? मुझे लग रहा है कंजम्पशन के लिए ये बजट न्यूट्रल है। इन्वेस्टमेंट के लिए जितना पॉजिटिव उतना पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल है, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि पर्सनल टैक्स लेवल पे एटलीस्ट मिडिल इनकम ग्रुप के लिए फाइनेंस मिनिस्टर्स ने टैक्स काटे हैं और उसको ऑफसेट कर दिया है सर्विस टैक्स बढ़ा के। तो एक न्यूट्रल बजट बनता है कंज्यूमर के लिए। लेकिन जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है कंज्यूमर के लिए। समझने की बात यह है कि जो पिछले जब जुलाई में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट किया था तब इंडिया का डेफिसिट 5% था। फाइनेंस मिनिस्टर ने 4.1% का टारगेट लगाया, बहुत ही एग्रेसिव टारगेट था। उस टारगेट को सफल करने के लिए उनको एक्सपेंडिचर बड़े जोर से काटना पड़ा। तो अगर आप पिछले 9 महीने का एक्सपेंडिचर ग्रोथ देखेंगे तो वो सिर्फ 6% रहा है, जबकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 11.5% है। मतलब गवर्नमेंट वाज अ ड्रैग ऑन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट इकोनॉमी को नीचे लेके जा रही थी और सबसे बड़ी असर कंजम्पशन पे पड़ी, क्योंकि वेज ग्रोथ कम हो गया, सब्सिडी बर्डन कम हो गया और गवर्नमेंट ने एमएसपीज नहीं बढ़ाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस नहीं बढ़ाई। तो ये सब लेके कंजम्पशन पे काफी नेगेटिव असर पड़ा। अब अगर आप नेक्स्ट 12 महीनों में देखोगे तो ये जो एक्सपेंडिचर है सरकार का वो नॉर्मलाइज हो रहा है, तो उससे लेके थोड़ा ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कंजम्पशन पे। ज्यादा नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा आएगा। मुझे लग रहा है ज्यादा जोर इन्वेस्टमेंट्स पे है और कंज्यूमर पीछे से आएगा, क्योंकि इनकम ग्रोथ बढ़ेगी और सब वो आएगा। अब इसमें रूरल और अर्बन में भी डिस्टिंग्विश करना इंपॉर्टेंट है, अंतर करना इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है रूरल कंजम्पशन में और थोड़ी नरमाई रहेगी, जबकि अर्बन कंजम्पशन में थोड़ा सा आई थिंक बेहतर रहेगा माहौल अगले 6-8 महीनों के लिए। लॉन्ग टर्म स्टोरी तो बरकरार है और काफी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म स्टोरी पे ही फोकस्ड है। बजट के बाद कौन सी स्टोरीज होगी उस पर राय लूं, उससे पहले कंजम्पशन से जुड़ा एक सवाल लेना चाहता हूं रिदम आपसे। आईटीसी क्या जिस तरह से टैक्सेस बढ़ाए, एक डाउनग्रेड का क्लियर कट केस है, टाइटन जिस तरह से ब्लैक मनी को टाइटन करने की कोशिश सरकार की हो रही, तो ये कंजम्पशन से जुड़ी जो स्टोरीज है क्या यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन मार्क हैं आपके लिए? तो स्पेसिफिक स्टॉक्स पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये जो ब्लैक मनी को कर्व करने का जो मूव है वो लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है।
शॉर्ट टर्म में उससे कंजम्पशन पे थोड़ा नेगेटिव असर पड़ सकती है, तो वो इसलिए मैंने बोला कि कंजम्पशन के लिए इतना अच्छा बजट नहीं है जितना इन्वेस्टमेंट के लिए है। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद रिदम से हम जानेंगे कि अब कौन से थीम सेक्टर्स होंगे जो बजट के बाद एक्शन में रहेंगे और जहां पर आपके लिए निवेश के मौके बन सकते हैं, इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाजार के डायरेक्शन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई, और रिदम से हम बात कर रहे थे बाजार पर बुलिश हैं वो। रिदम, ऐसे में सेंसेक्स और निफ्टी के लिए कोई टारगेट आपने रिवाइज किया इस बजट के बाद? अब नया टारगेट क्या है आपका? नहीं अनिल जी, हमने रिवाइज नहीं किया है, टारगेट वही है 32,500, क्योंकि आपको ये टारगेट है वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए। तो ग्लोबली जो हम मार्केट्स को देख रहे हैं उसके हिसाब से उसकी तुलना में इंडिया सबसे ज्यादा अपसाइड ऑफर कर रहा है, अमंग्स्ट द बेस्ट अपसाइड। तो रिलेटिव बेसिस पे इंडिया बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों तरीके से इंडिया ऊपर जाना चाहिए। और इस बजट के बाद रिदम सर ये बताएं कि कौन सी थीम्स आपको लगती है जो बाजार को लीडरशिप दे सकती है, कहां पर इन्वेस्टमेंट के मौके दिख रहे हैं आप जैसे दिग्गज एफआईआईज को? मुझे 4 सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तेजी लग रही है। एक तो है इंडस्ट्रियल्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थीम काफी स्ट्रांग हो रही है। दूसरा है प्राइवेट बैंक्स, और पर्टिकुलरली एसओई बैंक्स की तुलना में प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तीसरा है कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी अर्बन कंजम्पशन। तो जो अर्बन कंज्यूमर है मेरे हिसाब से उनकी वापसी होगी अगले 6-8 महीनों में, तो अर्बन कंजम्पशन स्टोरीज अच्छी होनी चाहिए। और चौथा है नॉन इंडिया रिलेटेड लेकिन ग्लोबली, क्योंकि थोड़ा सा रिफ्लेशन आ रहा है तो टेक्नोलॉजी अच्छा काम करेगा। तो ये 4 सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तेजी लग रही है। हम लोग यूटिलिटीज, मटेरियल्स, एनर्जी और टेलीकॉम, ये चारों सेक्टर में अंडरवेट है। कंज्यूमर स्टेपल्स में भी अंडरवेट है, वो थोड़ा सा पेन दे रहा है हमको क्योंकि कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक्स ठीक रहे ये साल, लेकिन मेरा मानना है कि रूरल कंजम्पशन अभी भी थोड़ा वीक रहेगा। तो आगे जाके जब ये करेक्शन खत्म होगा तब कंज्यूमर स्टेपल्स पे गौर करेंगे। जिन सेक्टर्स में आपने एक बायस दिखाया है जहां पर आप ओवरवेट रहेंगे और जहां पर आप अंडरवेट रहेंगे, रिदम मैं सेंस कर रही हूँ कि अभी भी थोड़ा सा कॉशन रहेगा शॉर्ट टर्म में मार्केट के लिहाज से, क्योंकि मुझे लगा था जिस तरह से तमाम रिपोर्ट्स आई हैं कि अब हेड ऑन लोग अग्रेसिव तेजी के मूड में आ जाएंगे। अग्रेसिव तेजी आने में टाइम लग सकता है? ये इसमें ऐसा है कि जो ग्लोबली आज हो रहा है, चाइना ने रेट कट किया है तो उससे लेके आज एशियन मार्केट सब ऊपर है, तो उसका भी असर इंडिया पे पड़ेगा। इंडिया की जो परफॉर्मेंस है पिछले 12 महीने में बहुत ही अच्छी रही है। इंडिया इज अमंग्स्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स बोथ ईयर टू डेट एज वेल एज ओवर 12 मंथ्स। तो उसके कारण से बाकी मार्केट्स को थोड़ा कैचअप करना है, लेकिन जब तक ग्लोबल एनवायरनमेंट अच्छा है तब तक आई डोंट थिंक इंडिया में करेक्शन आना चाहिए। अब जो आगे जाके रिस्क फैक्टर्स है वो है कि एक तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और उसमें इंपॉर्टेंट बिल्स पास करनी है सरकार को। अगर वो बिल्स पास नहीं हुई तो फिर करेक्शन आ सकता है। दूसरी बात जो मैंने पहले कही थी कि आरबीआई को रेट्स काटने, अगर आरबीआई ने रेट नहीं काटा तो फिर करेक्शन आ सकता है। तो अगर ये 2 चीजें में कुछ रुकावट आ गई तो आई थिंक करेक्शन आ सकता है शॉर्ट टर्म में। ये राय आती हुई रिदम देसाई की बाजार और सेक्टर सर। रिदम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए आज इस खास दिन जुड़कर बजट और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। तो मॉर्गन स्टैनली के रिदम देसाई साफ तौर पर बाजार पर पॉजिटिव है। 32,500 का उनका सेंसेक्स का लक्ष्य इस साल का, और साथ ही वो बुलिश है इंडस्ट्रियल्स पर, प्राइवेट बैंक्स पर, और साथ ही कंजम्पशन से जुड़ी स्टोरीज यानी कि एफएमसीजी स्टॉक्स पर, आईटी शेयरों पर उनका रुझान इस वक्त पॉजिटिव है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस होगा उन शेयरों पर जहां पर आज खबरों के दम पर या फिर बजट प्रोविजंस के दम पर दिखेगा एक्शन। हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल जुड़ेगा आज के सेशन की रणनीति देने के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज एफआईआईज की ओर से एक क्लियर कट बजट पर राय बनती हुई दिखाई देगी, जहां पर हमने देखा है सैटरडे के स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में तेजी का मूड बनता हुआ दिखाई दिया। एसजीएक्स निफ्टी में हम देख रहे हैं लगभग 100 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली आज सुबह सवेरे, और कई सारे ऐसे स्टॉक्स है, सेक्टर्स है जहां पर खबरों का असर देखने को मिलेगा। बजट फाइन प्रिंट देखकर भी इम्पैक्ट आएगा ढेर सारी कंपनियों पर। तो क्या कौन से है वो काउंटर्स जो आपके भी रेडार पर होने चाहिए जहां पर इस सब का असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, इस पर एक चेक ले लेते हैं। हमारे साथ हैं सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग
गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपके रडार पे आयशर मोटर्स होना चाहिए, जहां पे कंपनी ने अपने फरवरी महीने की बिक्री के आंकड़े घोषित किए हैं। ये रॉयल एनफील्ड के बिक्री के आंकड़े हैं, जहां पे कुल बिक्री में 49% की बढ़ोतरी हुई है। जबरदस्त या फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। कंपनी के अभी भी कमर्शियल व्हीकल्स के बिक्री के आंकड़े आने बाकी है, तो उस काउंटर पर नजर बनाए रखें। साथ ही सारे ऑटो काउंटर्स पर नजर होनी चाहिए। ये सारी कंपनी अपने फरवरी महीने के बिक्री के आंकड़े घोषित कर रही है। तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज आपके रडार पर होनी चाहिए। यहाँ पेट्रोल की कीमतों में 3.18 प्रति लीटर से और डीजल में 3.09 प्रति लीटर की बढ़त हुई है, जो कि शनिवार आधी रात से लागू हुआ है। इसके अलावा तमाम एयरलाइन स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। आईटीएफ में 8% की बढ़त हुई है। कोल ब्लॉक ऑक्शन का एक अपडेट ले लेते हैं। शेड्यूल 3 लिस्ट कोल ब्लॉक्स के ऑक्शन का आज मिनिस्ट्री क्वालिफाइड बिडर्स को अनाउंस करेंगी। ये दूसरे चरण का ऑक्शन है जो शुरू किया जा रहा है 4 मार्च से। साथ ही जेएसपीएल के काउंटर पर खास नजर रखेगा, जहां पे सूत्रों के अनुसार पहले चरण में ऑक्शन हुए 4 कोल ब्लॉक्स को गवर्नमेंट री एग्जामिन करने वाली है। री एग्जामिन करने वाले ब्लॉक्स में बैल्को, जेएसपीएल, बीएस इस्पात के ब्लॉक शामिल हैं। यहाँ पे बिडिंग प्राइस को लेकर शिकायतें पहुंची और इसलिए इस तरह का री एग्जामिनेशन हो रहा है। स्पाइस जेट कंपनी अपने सारे एयरक्राफ्ट लीजर्स की बकाया रकम करीब 100 करोड़ रुपए इस हफ्ते तक क्लियर कर सकती है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के काउंटर पर नजर, जहां पे इकरा ने कंपनी के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स प्रोग्राम को डाउनग्रेड कर दिया है, एक नेगेटिव आउटलुक दिया है। साथ ही रोल्टा इंडिया के काउंटर पर नजर रखेगा, जिसका सर्किट फिल्टर 20% से घटकर अब 10% का कर दिया गया है। और आखिर में एक नए काउंटर ग्रीन लैम्प के स्टॉक पर नजर रखेगा। आज इसकी लिस्टिंग हो रही है। ये ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज का डीमर्ज डिवीजन है जो डेकोरेटर्स के कारोबार में है। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ देने के लिए आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति। शनिवार के स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में बजट के दिन 140 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ सेंसेक्स 57 अंकों की मजबूती निफ्टी में दिखी। उतार चढ़ाव के बाद फाइनली वर्डिक्ट बाजार का पॉजिटिव साइड पर आता दिखा बजट के दिन। हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक्निकल नजरिया देने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल फॉर अ चेंज आज हमारे स्टूडियो में होंगे, और साथ ही फंडामेंटल नजरिया हमें देंगे अविनाश गोरक्षकर। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मानस, वो आप डेली और वीकली चार्ट्स जो देखते हैं, क्या उसमें आज ये संकेत है कि नया लाइफ टाइम हाई आज बन सकता है? 9000 के पार निफ्टी निकलता हुआ दिख रहा है आपको? अनिल जी, देखिए लास्ट सेशन में ही एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा था चार्ट्स पे। ये जरूर है कि उम्मीद ये थी कि बजट डे वाले दिन ही ये ब्रेकआउट आएगा, बट अल्टीमेटली जो हमने लोअर लेवल से बाइंग देखी उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो अपर बैंड जो ट्रायंगुलर पैटर्न का बना है उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। तो बिल्कुल डेफिनेटली एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट है जिसके टारगेट यहां से कहीं ना कहीं 9300 9350 के आसपास आते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और अगर कोई गिरावट हमें मिले, हो सकता है ये गैप अप ओपनिंग के बाद कोई गिरावट अगर मिलती है जहां पर निफ्टी वापस 8950 के आसपास आता है, तो वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मैं तो समझता हूँ यहाँ से 300-400 पॉइंट की रैली के लिए स्टॉप लॉस क्या है सर? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो 8600 है, क्योंकि वो 50 डे मूविंग एवरेज है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो 15 जैन को जब इंटरेस्ट रेट कट हुआ था तब निफ्टी ने ब्रेकआउट 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही दिया था। तो जब तक 8600 के लेवल्स ब्रीच ना हो तब तक बिल्कुल मंदी नहीं करनी चाहिए, और कोई भी करेक्शन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। जहां तक बात शॉर्ट टर्म की, इमीडिएट टर्म की मैं बोलूंगा, तो 8850 और 8875 पे ध्यान रखना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगता है इमीडिएट टर्म के लिए। ओके, तो ये है फिलहाल वो लेवल जिस पर गौर करना चाहिए। और एक गैप अप ओपनिंग के बाद अगर मार्केट फिर से हल्का सा करेक्ट करे 8950 अगर आपको दिखे स्क्रीन पर आज, तो वो एक अच्छा मौका होगा दोबारा खरीदारी करने का। एसजीएक्स निफ्टी फिर से 9000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। अविनाश, क्या ये दिन है जहां पर आप जो भी पैसा पिछले कुछ दिनों में आपने साइडलाइंस पर रखा है वो लगा दें? आई थिंक हर्षदा, क्लियरली जो स्पेसिफिक सेक्टर्स है जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जो कंपनीज कैपिटल गुड्स में फ्रंटलाइन कंपनीज है, यहाँ पे तो डेफिनेटली बाइंग करने की गुंजाइश है। क्योंकि आई थिंक मार्केट्स को रादर देन लुकिंग एट द इंडेक्स, मैं समझता हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिकली अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे भी अच्छी होगी और जहाँ पे FY16 में इसका इम्पैक्ट अर्निंग्स पे प्ले आउट होगा, मुझे लग रहा है आई थिंक डेफिनेटली इट वुड बी अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट सिलेक्टिवली। बट आई थिंक ये भी बात ध्यान में रखें कि जो बड़ा इवेंट अभी बजट हो चुका है, उसके बाद जो मेजर इवेंट मार्केट देखेगा वो ऑर्डिनेंसेस पे देखेगा। 20 मार्च इस ऑर्डिनेंसेस का एक्सपायरी डेट है, तो इसके पहले अगर कोई बिल लैंड या मे बी इंश्योरेंस बिल पास होता है तो मेरे ख्याल से ये मार्केट्स को और थोड़ा आगे रीरेट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर री रेटिंग की पूरी पॉसिबिलिटी है अगर वो लैंड बिल पास होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक्स का ये मार्केट रहेगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखेगी। एक्सिस बैंक आपको याद होगा
पिछले सेशन में, सैटरडे के सेशन में टॉप परफॉर्मर था, 8% के गेन्स देखने को मिले हैं। लेकिन जैसे हम आपको बता रहे हैं, आज एफआईआईज के लिए एक प्लेइंग फील्ड होगी भारतीय बाजार में अपना रिएक्शन देने के लिए। बाजार को ये बजट कैसा लगा है, एफआईआईज कितने अग्रेसिवली अब खरीदारी करेंगे, उनका नजरिया क्या बन रहा है और किन स्टॉक्स पर नजर रहेगी, नियति हमारे साथ है ये बताने के लिए। नियति, सबसे पहले एफआईआई ब्रोकरेज हाउसेज कितने बुलिश दिखाई दिए इस बजट पर, क्या कह रही हैं रिपोर्ट्स? बेहद बुलिश है और थम्स अप दिया है क्लियरली वित्त मंत्री की जो बजट है। और लंबी लिस्ट है, आप पेन और पेपर तैयार रखिए क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सीएलएस एक वेल बैलेंस्ड बजट यहाँ पे बता रहा है, डिस्पाइट फिस्कल कॉन्स्ट्रेंट्स जो थे वो उसके बावजूद जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे जो पुश किया है वो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए जो एक भरोसा है वो आगे भी कायम रखता है। इनके टॉप पिक्स में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, मारुति, ग्रासिम, पावर ग्रिड, इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल शामिल है। फिस्कल कंसोलिडेशन का जो नंबर है थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है, मगर क्वालिटी ऑफ नंबर काफी ज्यादा बेहतरीन है और बहुत ही भरोसेमंद इनको ये लग रहा है। फोकस जिस तरह से इन्होंने बढ़ाया है अपना केपेक्स पर, वो कंस्ट्रक्शन कंपनियां और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां जैसे एलएनटी और आईआरबी के लिए काफी पॉजिटिव हो गए। रीट्स पर बहुत ज्यादा सारे जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं किए गए हैं, मगर कैपिटल गेन्स टैक्स पर जिस तरह से सफाई आई है वो डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स और आईआरबी इंफ्रा के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। एफपीआई और एफडीआई का जो मर्जर किया है वो पॉजिटिव होगा एक्सिस बैंक और येस बैंक के लिए। और हो सकता है इनका मानना है कि एमएससीआई अपने इंडेक्स में 4 पॉइंट और 1 पॉइंट का एक इजाफा करते हुए नजर आएगा। सर्विस टैक्स रेट का जो हाइक है 14% तक का, वो एक स्मॉल नेगेटिव हो सकता है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, मगर पीएसयू बैंक रिकैपिटलाइजेशन का जो फिगर है वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया है। क्लियरली नेगेटिव है ये पीएसयू बैंक इंडेक्स के लिए। और जिस तरह से कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट हुआ है वो अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को एक राइट बैक देखा हुआ नजर आ सकता है। और इनकी की बेनिफिशियरीज रैमको, एचपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसी, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट, गेल और आरएल होंगे। बजट लंबी अवधि के लिए बेहद पॉजिटिव है ऐसा मानना है। नॉमिनल का कोई मेजर नेगेटिव नहीं आया है। पॉपुलिस्ट मेजर्स भी इन्होंने नहीं अनाउंस किए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स की जो अर्निंग्स है वो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा पॉजिटिव इनको नजर आ रही है। मार्केट बोरोइंग्स काफी ज्यादा कम है इनके एक्सपेक्टेशन से, जो कि इंटरेस्ट रेट्स अब आगे डाउनवर्ड प्रेशर होगा। दिसंबर 2015 तक का जो सेंसेक्स का टारगेट है वो 33,500 तक पे कायम है। बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच भी इसी तरह से इंडियन इक्विटीज पे काफी ज्यादा पॉजिटिव है। लंबी अवधि के लिए निवेश करके चलिए, मेंटेन करें अपना सेंसेक्स का टारगेट 33,000 तक का। हालांकि नियर टर्म में एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है। फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव रिटर्न आपको यहाँ पे बाजार में आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं, मगर रेट कट पे काफी ज्यादा पॉजिटिव है। एक्सपेक्ट करें ओवर द ईयर 50 बेसिस पॉइंट का एक डाउनफॉल रेट्स में। एमएससीआई अपना वेटेज भारतीय इंडेक्स पर 7.6 से बढ़ा के 8.4% तक कर सकता है। इनके टॉप बाइज जो लार्ज कैप्स हैं उसमें आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, अल्ट्राटेक, बीपीसीएल और ल्यूपिन शामिल हैं। और मिड कैप्स में भारत फोर्ज, वोल्टास, कैडिला, येस बैंक और ओबेरॉय रियल्टी में आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। बार्कलेज को भी बहुत ही बेहद पसंद आया है ये पूरा ही बजट। इकोनॉमिक रिकवरी और स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के बीच में बहुत ही फाइन बैलेंस इन्होंने अचीव किया है। बीएसई 100 कंपनीज का जो अर्निंग्स है वो 22% के आसपास बढ़ती हुई नजर आ सकती है। FY16 में 12 महीने का निफ्टी का लक्ष्य 10,219 तक का दे रहे हैं। ओवरवेट है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स पे, ऑटोज को इंक्लूड करके, प्राइवेट सेक्टर बैंक और सीमेंट जैसे बिल्डिंग मटेरियल काउंटर्स पर, मगर अंडरवेट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंडस्ट्रियल्स और यूटिलिटीज पर। बिल्कुल, लेकिन ये एक स्टॉक जो एक्शन में रहेगा था भी, इनफैक्ट शनिवार के दिन आईटीसी। स्मोकिंग करना तो हेल्थ के लिए इंजूरियस है ही, लेकिन क्या आईटीसी का स्टॉक पोर्टफोलियो में रखना वेल्थ के लिए इंजूरियस है? क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? तगड़े डाउनग्रेड्स आए हैं और सीएलएसए का सबसे पहले डाउनग्रेड बता रही हूं, 7 साल बाद इन्होंने पहली बार एक डाउनग्रेड दिया है। सीएलएसए पे डाउनग्रेड कर रहे हैं। सेल बिकवाली की सलाह ये आपको दे रहे हैं। टारगेट प्राइस घटा के 330 तक का इन्होंने कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली भी अपना टारगेट प्राइस घटा रहे हैं, 430 से घटा के इन्होंने 390 तक का कर दिया है। क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग यहाँ पे दे रहे हैं डाउनग्रेड करके। अर्निंग्स कट कर रहा है यहाँ पे 8 से 11%। टारगेट प्राइस लोअर कर रहे हैं 320 तक के। जेपी मॉर्गन भी अपना जो स्टांस है रेटिंग का वो ओवरवेट से घटा के अब न्यूट्रल कर रहा है। 410 से इसका लक्ष्य घटा के 370 तक का इन्होंने कर दिया है। तो क्लियरली चौतरफा डाउनग्रेड आईटीसी जैसे एक काउंटर पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आज फिर पिट सकता है ये शेयर। पूरे संकेत तो एफआई ब्रोकरेजेस की ओर से आए हैं कि बेहद निराशाजनक डेवलपमेंट्स उस एक्साइज ड्यूटी हाइक से, और खामियाजा भुगतेगा स्टॉक एक बार फिर, जहां पर सैटरडे के सत्र में इसमें 8% की गिरावट देखी गई थी। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बड़े दिग्गजों की राय आप दिन भर सुनेंगे सीएनबीसी आवाज पर। लेंगे एक ब्रेक, आगे कुछ और काउंटर्स पर चर्चा होगी कि कहां पर अपॉर्चुनिटीज है आज की ट्रेड के लिए। तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।
और अरुण जेटली के बजट के बाद बाजार के दिग्गजों ने थम्स अप जरूर दिया है। उनका कहना है कि बजट के बाद बाजार को दिशा मिलेगी और बाजार में यहां से और भी जोरदार तेजी आएगी। 1,80,000 करोड़ रुपए स्टेट को एडिशनली ट्रांसफर किया गया है। तो ये जो 0.6% आपने एडिशनली स्टेट को ट्रांसफर किया, अगर उसमें से स्टेट कुछ बचा ले तो आपकी कंबाइंड डेफिसिट तो लास्ट ईयर से काफी कम हो जाएगी। तो अगर आप कंबाइंड डेफिसिट को देखें तो ये नंबर मार्केट की एक्सपेक्टेशन से प्रोबेबली ज्यादा कम हुआ है। होपफुली जो आज सैटरडे को मार्केट ने नहीं देखा वो रेटिंग एजेंसीज देखेगी और उस हिसाब से होपफुली भारत की रेटिंग को थोड़ा फायदा होना चाहिए। अगर आपने बोला कार 2 साल नहीं आएगा और रेट्रोस्पेक्टिव नहीं आएगा, बहुत बड़ा मूव है। अगर आप बोल रहे हो मेरा कॉर्पोरेट टैक्स 30 से 25 हो जाएगा, ये बहुत ही, भले आप 4 साल में करो, बट ये बहुत ही क्लियर डॉक्यूमेंट है जो प्रेडिक्टेबिलिटी देता है कॉर्पोरेट्स को, एफआईआई को। आई थिंक जो दुनिया की स्थिति है अनिल जी यहाँ पे, कि जहां पे ग्रोथ स्कैर्स हो गया है, जीरो इंटरेस्ट रेट हो गया है, उसी माहौल में अगर ये देश 8 या 8.5% जीडीपी ला सकता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये मार्केट यहां से काफी लंबे अरसे तक अच्छा ईयर ऑन ईयर कंपाउंडेड ग्रोथ देते रहेगा। तो ये मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा बजट था और कैपिटल मार्केट के लिए बहुत काम हुआ है। हमारे रेट्स जो 8%, 7.8% है, वो घट के 3-4% पे आ जाएंगे अगले 2 साल में। 3 से 4%? भाई 2004 में भी मेरे ख्याल 4-4.5% के आसपास था, राइट। तो ऐसी बात नहीं कभी हुआ नहीं। अगर WPI आपका -2, -3% पे चलेगा, CPI 3%, नवनीत जी 5% बोले, मैं कहता हूं उससे भी हो सकता है 2% नीचे ही हो, तो फिर 8% देना अपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे, 5% रियल यील्ड देना या 6% रियल रिटर्न देना इज टू हाई, राइट। अगर यूरोप के बॉन्ड यील्ड देखें सब 1%, 0.5%, 1.25% पे, उनकी करेंसी भी घट रही है, कम से कम हमारी करेंसी स्टेबल है, तो फिर ये बात लाजमी नहीं है कि 8% पे रहेगा ये यील्ड को घटना है, उसके चलते ही ये मार्केट 50% ऊपर जाएगा। सीपीआई का तो अभी लग रहा है कि शायद अगले कई महीनों तक हम 5-5.5 का नंबर ही देखेंगे, उसके नीचे देखेंगे तो 6% का टारगेट मीट हो जाएगा। ऑन फिस्कल साइड मेरे को लगता है क्रेडिबिलिटी देख करके, और उन्होंने बोला था क्लियरली कि ये नंबर नहीं है एक सर्टेन नंबर 3.6 और वट एवर, बट द क्वालिटी ऑफ द फिस्कल कंसोलिडेशन। और अभी एक्सपेंडिचर कमीशन की रिपोर्ट आएगी, डीबीटी के थ्रू सब्सिडीज कम हो जाएगी, जीएसटी वगैरह आएगी, तो हमारे पास बहुत स्कोप है ओवरऑल। तो क्वालिटी देख के मेरे को लगता है, मेरा पर्सनल मानना है कि शायद अप्रैल के पहले वो कर दे, नहीं तो अप्रैल में तो काफी होप रहेगी। 2002 से 2008 के बीच में अर्निंग्स 3 गुना हुई थी। ऐसे हालात अभी डेवलप हो रहे हैं कि 2014 से 2020 में भी अर्निंग 3 गुना हो सकते हैं। ओके, तभी बाजार 6 गुना हुआ था। जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें सिर्फ बायर्स हैं, सेलर्स कोई है ही नहीं। और ऐसे हालात में जहां फंडामेंटल जो बाहर के मॉनेटरी पॉलिसी और जो यहां का भी जो जब पैसा लगना शुरू होता है, तो ये पी 15 ऊपर है कि 25 ऊपर है, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। तो एक तरफ अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग दिख रही है, दूसरी पी एक्सपांशन भी बहुत फास्ट वे में बढ़ सकती है। तो ये राय आती हुई बाजार के दिग्गजों की। शंकर शर्मा कह रहे हैं कि 1 से 2 साल में सेंसेक्स और निफ्टी यहां से 50% का रिटर्न दे सकते हैं, और साथ ही सुनील सिंघानिया कह रहे हैं कि अगले 6 साल में बाजार यहां से 3 से 6 गुना हो जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। तो काफी बुलिश यहां पर डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स भी दिख रहे हैं एफआईएस की तरह ही। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, वायदा कारोबार की रणनीति लेते हैं। हमारे साथ हैदराबाद से कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के जेके जैन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जैन साहब, क्या लग रहा है 9000 पर अटकेगा बाजार, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फुट में बना हुआ है, या फिर उसके पार जाने की तैयारी है? वायदा कारोबार के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं आपको? अगर ऑप्शंस के आंकड़े देखोगे तो क्लियरली 9000 में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, बट लेकिन जिस हिसाब से सैटरडे के ट्रेड में देखोगे तो 9200 में मैक्सिमम एक्यूमुलेशन हुआ है, बट पुट्स में देखोगे तो ऊपर बेस सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया है। 85 का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट अभी शिफ्ट होके 8800 पुट में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया है। और जिस हिसाब से अगर एफआईएस के भी आंकड़े देखोगे तो क्लियरली वो करीब 2500 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स बाई किए हैं, इवन इंडेक्स ऑप्शंस में भी बाइंग है उनका।
नो डाउट स्टॉक फ्यूचर्स में सेल है, बट ओवरऑल क्लियरली उनके आंकड़े के हिसाब से इंडेक्स यहाँ से अपमूव देगा, बट ओवरऑल 9000 के आसपास एक माइनर रेसिस्टेंस है, फेस कर सकता है, माइनर स्ट्रगल कर सकता है 9000 क्रॉस करने के लिए, बट जैसे ही 9000 क्रॉस करके सस्टेन करेगा मार्केट 9200 तक जा सकता है, सर्ज हो सकता है। 9000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 200 पॉइंट की जो रैली है वो शॉर्ट स्पैन में भी देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक वी आर बुलिश, जब तक 8800 होल्ड कर रहा है हर गिरावट पे बाय करने के लिए सलाह देंगे। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर निफ्टी पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बाजारों के खुलने की तैयारी। एक और ऐतिहासिक सेशन हो सकता है आज का, और ऐसे में आपको रहना है देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल के साथ। जी हाँ, CNBC आवाज के साथ। बजट के पूरे हफ्ते में आपने पिछले हफ्ते हमारा साथ दिया, बजट सेशन देखा, और अब आज बाजार खुलते हैं, कहां पर आपके लिए ट्रेडिंग, निवेश के मौके हैं, कहां पर होगा एक्शन, ये सब बताएंगे आपको। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए पहला सौदा।